Hello everyone, I am Arnab Datta, selected as Executive Assistant in Central Board of Indirect Taxes and Customs, that is CBIC, through SSC CGL 2022 एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 2022 वाला जो CGL हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट 13 मई के करीब डिक्लेयर किया गया था और उसके बाद CBIC डिपार्टमेंट का जो जोन एलोकेशन फॉर्म होता है वो आया था करीब 6 जून के करीब आया था। और उसके बाद हमारा जोन एलोकेशन जो मतलब फाइनल जोन एलोकेशन होता है लिस्ट वो हमको एलोकेट हो गया था 8 अगस्त के करीब। तो जैसे कि मुझे हैदराबाद CGST रीजन मिला है मुझे ज्वाइनिंग के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने ये वाला हूँ कि डिपार्टमेंटल DV कैसा होता है। मतलब इतने दिनों तक मतलब CGL 2021 तक क्या होता था कि SSC एक बार DV करवाता था और उसके बाद डिपार्टमेंट में जाके हमको एक बार फिर DV करवाना होता था। लेकिन इस साल से क्योंकि SSC मिशन मोड में काम कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट मिशन मोड में रिक्रूटमेंट कर रहा है, इसीलिए SSC ने अपना DV करवाना छोड़ दिया है। उन्होंने डायरेक्टली डिपार्टमेंट को सौंप दिया है ये ड्यूटी कि आप ही लोग DV करवाओ और ज्वाइनिंग करवाओ, ठीक है। तो इसी को लेके शायद कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि डिपार्टमेंटल DV कैसा होता है, SSC का DV से कैसे अलग होता है या फिर क्या कुछ होता है। इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों को शायद कोई डाउट वगैरह रह सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कंप्लीट पूरा प्रोसेस हैदराबाद में कैसा रहा, हैदराबाद प्रिंसिपल कमिश्नरेट में जहाँ पे हमारा DV हुआ था वहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या रहा, उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो अगस्त के 8 तारीख के करीब हमारा जोन एलोकेशन आ गया था। मतलब सभी लोगों का CBIC में जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, टैक्स असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जामिनर, PO, GST इंस्पेक्टर, इन सभी का 8 अगस्त को आ गया था, ठीक है। और उसके बाद मतलब जोन के ऊपर रहता है वो, मतलब जो दिल्ली में ऑफिस है वहाँ से पहले जोन एलोकेशन का आ जाता है, एक PDF आ जाता है, उसमें सभी का नाम रहता है और मतलब कैसे करके आपका पूरा प्रोसेस हुआ, मतलब आपने क्या क्या ऑप्शन फॉर्म में डाला था, मतलब क्या सीरियल लिस्ट था और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिला है ये आपको मोटा मोटा पता चल जाता है, क्योंकि ग्रुप्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं आफ्टर सिलेक्शन। एंड उसके बाद वहाँ पे कुछ मॉक एलोकेशन टाइप का एक्सेल शीट वगैरह कुछ लोग बनाते हैं और उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि आपका रैंक, मतलब उस पर्टिकुलर पोस्ट में आपका रैंक कितना है और आपका मतलब कौन सा जोन बन सकता है, इतना आपको आइडिया लग जाता है। तो जैसे कि मैं तो UR कैटेगरी से हूँ, अनरिजर्व, इसीलिए मेरा मतलब थोड़ा रैंक पीछे की तरफ था। मतलब UR में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में इस साल 105 वैकेंसीज थे शायद और मैं UR में 88 नंबर पे था। तो मेरा तो जैसे घर मेरा कोलकाता में मतलब वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में नहीं, कोलकाता से थोड़ा दूर है एक गांव में, तो वेस्ट बंगाल में है। तो मुझे मतलब रैंक देख के पता चल गया था कि मुझे कोलकाता नहीं मिलने वाला, तो मुझे मिला हैदराबाद। क्योंकि मतलब वो नॉर्थ वाले जो स्टेट्स होते हैं वो तो बहुत पहले ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उनका तो फीलिंग बहुत ज़्यादा आगे हो जाता है। और उसके बाद मुझे मिला हैदराबाद। तो डिपार्टमेंटल DV के बारे में बहुत लोगों को ये लगता है कि डिपार्टमेंटल DV कैसा होगा। मुझे भी मतलब नर्वसनेस था थोड़ा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम सिलेक्शन है SSC में, कि SSC के किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसीलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट था। मैं भी बहुत लोगों से पूछ रहा था, मतलब जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए हैं, ऑलरेडी वर्किंग है या फिर डिपार्टमेंटल DV करवा रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं बातचीत कर रहा था। जैसे कि हमारे से पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है उनका DV किसी जोन में कंप्लीट हो गया था, तो उनसे भी बातचीत कर रहा था। तो मोटा मोटा आप समझ लो यही कि SSC का जो DV होता था वैसा ही लगभग DV डिपार्टमेंटल DV में भी हो रहा है। तो अभी मैं ज़्यादा और इधर उधर बात ना करते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्टली प्रोसेस में मतलब इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो देखो 8 तारीख को हमारा आ गया जोन फाइनल एलोकेशन लिस्ट। उसके बाद जोन के ऊपर रहता है कि जोन कब ऑफर लेटर भेजेगा या फिर मेल वगैरह भेजेगा, ये उनके ऊपर रहता है। ऑफर लेटर नहीं, कॉल लेटर, जो DV कॉल लेटर बोलते हैं या फिर प्री ज्वाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको किसी किसी जोन में। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में सबसे पहले आया जयपुर रीजन का, ठीक है। उसके बाद एक एक करके कोलकाता कस्टम्स का आ गया, हैदराबाद का आ गया और भी बहुत सारे जोन का ऑलरेडी आ गया था। मतलब जयपुर का शायद आया था उनका एक हफ्ते बाद, शायद 8 तारीख से एक हफ्ते, मतलब 14-15 तारीख के बीच में। और उन लोगों का DV डेट था शायद 23 या फिर 24 अगस्त। और हमारा जो मेल रिसीव हुआ हम लोगों को, मतलब ये जो DV कॉल लेटर रहता है वो मेल पे भी रिसीव होता है और किसी किसी जोन में बाई पोस्ट भी जाता है। मेल सबका ही आएगा, बाई पोस्ट किसी किसी जोन में जाता है, किसी किसी जोन में नहीं जाता है, मुझे इतना मालूम नहीं है। हमारे जोन में तो मतलब बाई लेटर भी आया था, बाई पोस्ट भी एक आया था, मतलब चिट्ठी।
जिसमें सिर्फ वो कॉल लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि हमारे हैदराबाद में 17 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सिलेक्ट हुए थे, तो ऐसे करके लिखा हुआ था कि आपको डीवी में अपेयर होना है इस दिन को, और वहाँ पे लिस्ट दिया हुआ था, उसमें मेरा नाम था। हो गया। तो अभी सबसे पहले हुआ जयपुर रीजियन का। तो अलग अलग रीजियन का या फिर अलग अलग जोन हम कह सकते हैं, जो मतलब 22 या फिर 23 जोन है शायद, जितना मुझे मालूम है CBIC में। उसमें से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का वैकेंसी शायद 16 जोन में ही था। तो एक एक करके जोन के आ रहे थे, और हमारा आया 22 तारीख इवनिंग को वो लेटर वगैरह आया, मतलब लेटर मतलब मेल वगैरह आया, लेटर तो बहुत बाद में रिसीव हुआ है। तो उसमें बहुत सारे अटैचमेंट रहते हैं, मतलब पहला एक रहेगा कॉल लेटर, ठीक है, जिसमें आपका नाम मेंशन रहेगा कि हाँ आपका चयन इस पद पे हुआ है और आपको इस दिन को डीवी के लिए बुलाया गया है। और उसके बाद रहेगा एक अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म मतलब जो डिपार्टमेंट लेते हैं, मतलब वहाँ पे आपको आपका नाम, एड्रेस, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह का जो डिटेल्स है ऐसा वगैरह सब फिल करना होता है। और उसके बाद एक रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला फॉर्म, ठीक है। किसी किसी जोन में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, किसी किसी जोन में एक ही मांगते हैं, किसी किसी जोन में SDM वगैरह का मांगते हैं, ठीक है। वो आगे मैं मतलब बात करने वाला हूँ इस पर भी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का एक रहता है, मतलब जिसका जो कास्ट से है, मतलब हमारे जोन में क्या है कि हमारे जोन में जो मेल रिसीव हुआ था वहाँ पे सारे कास्ट का ही मतलब फॉर्मेट उन्होंने भेज दिया था। वैसे भी जब आप SSC के लिए अप्लाई कर रहे हो तभी आप लोग वो शायद OBC NCL वगैरह जो मतलब होता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसका तो शायद कोई क्रूशियल डेट रहता है, उसके पहले का ही मतलब होना चाहिए। तो वो तो हो जाता है, आप लोग मतलब पहले से ही बनाए हुए होंगे। मैं तो अनरिजर्व से हूँ, इसलिए मुझे उतना ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में पता नहीं है, तो आप लोग वो शायद समझ जाओगे आप। वो रहता है। और फिर रहता है एक मेडिकल फिटनेस फॉर्म रहता है एक, और एक रहता है कैंडिडेट डिक्लेरेशन, मतलब मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग कैंडिडेट डिक्लेरेशन, ठीक है। मैं कहीं पे मतलब PDF वगैरह या फिर उसका जो स्क्रीनशॉट रहता है मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो कि हैदराबाद रीजन का कैसा था। सिमिलर ही रहता है बहुत सारे जोन्स का, मतलब ऐसा ही सिमिलर टाइप का ही रहता है। हैदराबाद का थोड़ा डिटेल मांगा था, मैं आपको मतलब बता दूंगा वो बाद में। तो एक मेडिकल फिटनेस फॉर्म हो गया, और एक हो गया मेडिकल के रिगार्डिंग कैंडिडेट डिक्लेरेशन। और फिर रहता है एक जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने जा रहे हैं उनका एक डिक्लेरेशन फॉर्म कि वो मतलब मैरिड है या फिर अनमैरिड है, या फिर उनका मैरिज अगर हुआ है तो उनके बारे में मतलब मेंशन मतलब सिर्फ आपको टिक करना है कि मैरिड है या नहीं है। तो ऐसे करके फॉर्म्स वगैरह रहते हैं। मतलब हमारे तो मतलब मैं अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ, इसीलिए मुझे तो ज़्यादा फॉर्म्स फिलअप करने नहीं पड़े। जो लोग कैटेगरी रिजर्वेशन लेने वाले हैं उन लोगों को उनका कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट रहता है वो मतलब लेके जाना है, और क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, या फिर शायद OBC वगैरह में 180 दिन बाद का भी चलता है, ऐसा कुछ सिस्टम है शायद, मुझे उतना मालूम नहीं है। आप लोग जो लोग कास्ट से बिलोंग करते हो वो लोग थोड़ा इस बारे में पता कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ पूरा मतलब ये कैसे फिलअप करना है और डिपार्टमेंटल डीवी कैसे होता है। तो देखो, पहले तो सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म में आपको अपना नाम, अपना परमानेंट एड्रेस, आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका आधार कार्ड नंबर, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका मैट्रिकुलेशन किस मतलब किस तब आपका एज कितना था, मतलब मैट्रिकुलेशन टाइप पे आपका एज कितना था, आपका प्रेजेंट एज कितना है, ये वगैरह फिल करना होता है। उसके बाद कॉलम रहता है जहाँ पे आपको फिल करना है कि लास्ट 5 साल में आप 1 साल से ज़्यादा कहीं पे अगर रहे हो तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म रहता है ये अटेस्टेशन फॉर्म पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मतलब यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंट पुलिस मतलब एक एक रीजन में एक एक टाइप का रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे वो SP ऑफिस और DIB ऑफिस के थ्रू होता है, अलग अलग रीजन्स का अलग अलग हो सकता है, वो आप लोग शायद पता कर पाओगे। तो वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसीलिए लास्ट 5 साल में आप कहाँ पे रहे हो, अगर घर से बाहर रहे हो तो घर से बाहर जहाँ पे रहे हो वहाँ पे भी एक कॉपी जाएगा, मतलब वहाँ पे भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। हाँ, अगर 1 साल से कम रहे हो अगर कहीं पे आप, तो फिर वो अगर नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम कहीं पे 6 महीने के लिए रुकते हैं या फिर कहीं पे मतलब कोचिंग के लिए हॉस्टल वगैरह में रह लिए, वो सब नहीं देना होता है। अगर आप कहीं पे 1 साल से ज़्यादा रुके हुए हो
तो उसको देना है। जैसे कि मेरा तो क्या है, मतलब पूरा जो मैंने पढ़ाई किया है SSC CGL के रिगार्डिंग, वो पूरा ही मैंने घर पे रह के ही मतलब कंप्लीट किया है, तो इसीलिए मेरा तो वहाँ पे घर का ही एड्रेस डाल गया। तो वो आप पहले लीव कर सकते हो, मतलब वहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ दो, जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आप ब्लैंक छोड़ दो। आपके रीजियन के जब DV के लिए आप अपीयर होगे, वहाँ पे जो ऑफिसर रहेंगे, मतलब कोई सुपरिटेंडेंट हो गया या फिर जो ऑफिसर वो कंडक्ट करवाएंगे मतलब पूरा प्रोसेस, वो आपको उनसे पता कर लेना होगा कि यहाँ मुझे डालना ही है, मैंडेटरी है या फिर नहीं है। क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर आप कहीं पे बाहर नहीं रहे हो तो वो ब्लैंक छोड़ने पे भी कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जैसे कि हैदराबाद में CBSE डिपार्टमेंट में क्या हुआ कि मैं तो ब्लैंक रख के गया था, क्योंकि मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने बोला कि तुम ब्लैंक रख दो, अभी वहाँ पे जाके आस्क कर लेना। तो मैंने वहाँ पे सुपरिटेंडेंट मैम को आस्क किया, जो हमारा मतलब DV का पूरा सुपरवाइज कर रहे थे, उन सुपरिटेंडेंट मैम को मैंने आस्क किया। तो उन्होंने बोला हाँ, आपका लास्ट 5 साल में आप जहाँ भी रहे हो। मैंने बोला कि मैं घर पे ही रहूँ, तो फिर घर का ही एड्रेस डाल दो, तो वो वगैरह डालना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर कोई ब्रदर सिस्टर है उनका नेम, अगर आपका कोई आप मैरिड हो अगर तो स्पाउस का नेम वगैरह, ये सब आ जाता है। उसके बाद रहता है अगर आपका कोई मतलब सन या डॉटर या फिर ब्रदर सिस्टर शायद ऐसा कोई अगर विदेश में पढ़ता है तो उसका इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ता है वहाँ पे, तो वो हो गया। उसके बाद रहता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह, आपका 10th के बाद से जितने भी आपने मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जितने भी किए हैं, और आप इतना ही कीजिएगा कि जब आपने फॉर्म भरा था मतलब CGL का जो फॉर्म होता है, वहाँ पे आपने हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा था उतना तक ही भरिएगा, क्योंकि वही सही रहता है। जैसे कि मैंने BSc ऑनर्स किया हुआ है, तो मैंने BSc ऑनर्स तक ही भरा, ठीक है। और उसके बाद मैंने किया भी नहीं कुछ ज़्यादा, मैं प्रिपरेशन में ही बिजी हो गया था। तो BSc ऑनर्स वगैरह मतलब जिनका जो हाईएस्ट है, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर्स का आप डाल देना। हाँ, जो भी आप डालोगे उसका मतलब उसका प्रूफ आपके पास रहना चाहिए कि फाइनल मार्कशीट का मतलब जेरोक्स, फाइनल मार्कशीट ओरिजिनल में भी मतलब वो लोग चेक करेंगे, और उसका सर्टिफिकेट भी, ठीक है। ये इतना होना चाहिए आपके पास, मतलब जो भी आप डालोगे उसका प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैंने ये किया है और ये है इसका प्रूफ, मतलब उसका सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर फाइनल मतलब मार्कशीट जो होता है, कंसोलिडेटेड जो मार्कशीट हमारे यहाँ पे तो कंसोलिडेटेड होता है। तो ऐसे करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ पे भरना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर है, कब से कब तक मतलब आपने वहाँ पे स्टडी किया, इतना वगैरह भरना है, ठीक है। उसके बाद रहता है थोड़ा ऐसा एक मतलब कॉलम रहता है जहाँ पे आपको भरना होता है कि आपने पहले कभी जॉब किया हुआ है, अभी आप जॉब किसी में हो अगर, उसका इन्फॉर्मेशन डालना होता है। तो मेरा तो ये फर्स्ट जॉब था, उसमें मैंने ब्लैंक छोड़ दिया उसको। और उसके बाद था एक वो वगैरह रहता है कि कभी आपको डिटेन किया गया है या नहीं, कभी आप अरेस्ट हुए हो या नहीं, आपके अगेंस्ट में कोई केस है या नहीं, कोई केस पेंडिंग है या नहीं किसी इंस्टीट्यूशन में वगैरह, इसमें येस और नो टिक करना पड़ता है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पे तो मतलब वो कभी तो अरेस्ट हुए नहीं होंगे, या फिर कोई माइनर छोटा मतलब इतना मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स तो मतलब साफ़ ही होता है जो जब वो सर्विस ज्वाइन करने वाले होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे सब नो कर देना है वहाँ पे। और उसके बाद आपका आएगा एक सिग्नेचर करने का शायद रहता है, और हाँ 2 पर्सन जो आपको जानते हैं, ऐसे कोई 2 पर्सन आपके लोकालिटी के भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ऐसे कोई मतलब मैं तो लोकेलिटी वालों का ही नाम दिया था मैंने। तो ऐसे करके आपको फिल करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद सिग्नेचर वगैरह करना होता है, और उसके बाद एक पेज आता है जहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रहता है। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपका बहुत सारे लोग मतलब इशू कर सकते हैं आपको, वो उनका फॉर्मेट रहता है, वहाँ पे बस उनका सिग्नेचर और स्टैंप लगेगा जिसके पास आप जाओगे आइडेंटिटी के लिए। तो हमारे जोन में जैसे मेंशन नहीं था कि आपको कितने साल से पहचान में होना चाहिए। किसी जोन में क्या होता है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि 2 साल से पहचान में होना चाहिए, 3 साल से पहचान में होना चाहिए, ऐसे करके लिखा हुआ होता है। तो हमारे जोन में कोई लिखा हुआ नहीं था, तो मैंने 1 साल का करवाया, ठीक है। वहाँ पे किन किन लोगों का सिग्नेचर मतलब चल सकता है उसका एक लिस्ट वहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी गैजेटेड ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। आपका कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह हो सकते हैं, आपके एरिया का प्रधान या फिर सरपंच, या फिर जो बोलते हैं पोस्टल इंस्पेक्टर या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, नहीं पोस्ट मास्टर्स ऐसे जो रहते हैं, या फिर आपने जिस स्कूल में लास्ट पढ़ाई किया है मतलब जिस हाई स्कूल में, उस हाई स्कूल का हेड मास्टर वगैरह हो गया, कॉलेज का प्रिंसिपल हो गया, ये सब आप इन सब लोगों का सिग्नेचर ले सकते हो।
मेरे ख्याल से तो मैं मतलब सही रहता है ये ही कि आप कोई गैजेटेड ऑफिसर से आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मतलब साइन करवा लो, ताकि आपको सुविधा हो। मतलब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में भी उनसे सिग्नेचर करवा लो और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी उनसे ही मतलब एक कॉपी करवा लो, ठीक है। जैसे कि हैदराबाद जोन में क्या था, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने मांगे थे, मतलब 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर होने चाहिए। तो मैंने क्या किया कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे जिस सर का सिग्नेचर करवाया, जिस ऑफिसर का सिग्नेचर कराया, उनसे ही एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी करवा लिया और किसी दूसरे से दूसरे वाले में करवा लिया, ठीक है। तो ये हो गया अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है और कैसे क्या करना है उसकी रिगार्डिंग। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मैंने आपको बता दिया कि किसी किसी जोन में वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि 2 साल से पहचान में होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ। जिस जोन में लिखा हुआ नहीं है वहाँ पे 6 मंथ से ज़्यादा कुछ भी चल जाता है, ऐसा मैंने सुना हुआ है। तो मैंने सेफ्टी के लिए 1 साल लिखवाया था ऑफिसर से। तो हाँ, और एक बात बता दूँ, जब आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह मतलब साइन करवाने जाओगे किसी ऑफिसर से, तो तब वो एक NOC फॉर्म मांग सकते हैं, ठीक है। तो NOC मतलब होता है ऐसा कि आपके बारे में कोई केस पेंडिंग नहीं है या फिर आपके बारे में कोई अभी आपका कैरेक्टर मतलब साफ़ है, ठीक है। ऐसा एक NOC मांगते हैं वो लोग, कई जगह पे मांगते हैं। तो ऐसे करने पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप SDM के ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे ये शायद ज़्यादातर स्टेट्स में ये कंपलसरी होता है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन पहले करवाना पड़ेगा। पुलिस से आपको एक NOC फॉर्म भरवा के लेके आना पड़ेगा कि हाँ आपके बारे में कोई मतलब बैड कैरेक्टर नहीं है आपका, ऐसे करके आपको एक मिल जाएगा। और उसके बाद SDM सिग्नेचर करता है। जैसे हैदराबाद में SDM का सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं था, इसलिए हम लोगों को नहीं करवाना पड़ा। लेकिन जिस जोन में SDM का सिग्नेचर मांगते हैं कि वहाँ पे ऐसा रहता है कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट में पहले एक किसी ने सिग्नेचर कर दिया और उसको फिर अटेस्ट करते हैं SDM या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो यूजुअली नहीं करते हैं, SDM या फिर SDO वगैरह ही करते हैं इसको अटेस्टेड। तो वो तभी करेंगे जब आपके पास NOC होगा। तो ये हो गया एक बात। हाँ, तो अब आते हैं मेडिकल फिटनेस फॉर्म और जो कैंडिडेट डिक्लेरेशन मेडिकल के बारे में रहता है उसके बारे में आते हैं थोड़ा। ये भी अलग अलग जोन्स के अलग अलग मतलब रहते हैं, मतलब एनेक्चर वगैरह। तो हैदराबाद जोन का जैसे था कि मतलब आपको हेयरिंग आपका नॉर्मल है या नहीं, आपका आई में अगर मतलब कोई डिफेक्ट है, मतलब डिफेक्ट मतलब अगर आपका चश्मा है मतलब वो लिखना पड़ेगा मतलब। और यूरिन टेस्ट शायद था एक, हो गया बस। और हाइट वेट वगैरह लिखना होता है। और देखो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में तो चेस्ट वगैरह या फिर फिजिकल वगैरह का कोई मतलब इशू है नहीं, लेकिन वहाँ पे मेंशन था कि आपका मतलब चेस्ट वगैरह कितना है। वो मतलब वो चेक नहीं करते हैं, बस वो मैंडेटरी नहीं है। इंस्पेक्टर के लिए वो मैंडेटरी रहता है कि 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मतलब ज़रूरी है, वो वहाँ पे लिखना होता है। तो वो आप खुद से भी मेजर करके लिख सकते हो या फिर टेलर वगैरह के पास आप जा सकते हो, उनसे मेजर करवा के लिख दे सकते हो, ठीक है। तो ये मेडिकल फिटनेस फॉर्म जो रहता है वो अलग अलग स्टेट्स में या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग मतलब तरीके से लोग करवाते हैं। तो जैसे कि वेस्ट बंगाल में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनसे ही सिग्नेचर करवाना पड़ता है वहाँ पे। और किसी किसी जगह पे मतलब किसी स्टेट्स पे लाइक बिहार या फिर किसी और जगहों पे क्या होता है कि वहाँ पे सिविल सर्जन्स वगैरह रहते हैं। सिविल सर्जन से भी आप ये मतलब चेकअप करवा के वहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सिग्नेचर 2 जगह पे करना है। जिसका भी आप सिग्नेचर करवाओगे वो सिविल सर्जन या फिर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो भी है, उनका 2 जगह पे सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। एक जो डिक्लेरेशन मतलब सॉरी डिक्लेरेशन नहीं, एक जो मेडिकल फिटनेस है कि इनका नाम ये है, इनका पिता का नाम ये है, ये इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं और ये कम्प्लीटली फाइन है, ऐसे करके एक मतलब डिक्लेरेशन रहता है। और हमारे हैदराबाद जोन में उसी डिक्लेरेशन में ही मतलब थोड़ा वो वेट हाइट वगैरह मेंशन था, वो करना है एक। और एक करना होता है जिसमें आपका डिक्लेरेशन रहता है कि आप कभी मतलब नर्वसनेस से जूझे हो या फिर नहीं, आपके फैमिली में किसी का अगर गाउट वगैरह का मतलब कोई सीरियस इलनेस है, या फिर आप कब लास्ट वैक्सीनेटेड हुए थे, ये सब वगैरह का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालना होता है, ठीक है। ये सब डालने के बाद वहाँ पे भी आपका सिग्नेचर रहता है और एक मेडिकल ऑफिसर का भी सिग्नेचर रहता है, ठीक है। तो ये हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में 2 सिग्नेचर्स। और उसके बाद रह गया हमारा जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके रिगार्डिंग एक मतलब शीट रहेगा, उसको एनेक्सर 3 कहते हैं शायद। तो उसको आपको फिलअप करना है, बस वहाँ पे नाम लिखना है और आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपका मतलब डिवोर्स हुआ है या फिर ऐसा वगैरह कुछ रहता है शायद वहाँ पे लिखा हुआ। तो अगर अनमैरिड है तो बाकी सबको कट कर दीजिए और अनमैरिड पे टिक कर दीजिए, मतलब हो गया। तो इतना करके सिग्नेचर करना होता है यहाँ पे। तो ये हो गया पूरा एकदम, जितने भी एनेक्सर्स वगैरह रहते हैं या फिर जितने भी पेजेस रहते हैं उनको कैसे मतलब फिल किया जाए या फिर वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, इस रिगार्डिंग मैंने सारा बात कर लिया, ठीक है।
तो मेरा ये सब प्रोसेस करवाना मतलब हो गया हमारा। तो मतलब मेल आया था हमारा 22 अगस्त को, और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को हैदराबाद में मतलब अपीयर होना था 6 सितंबर को, ठीक है। तो ये सब करने में मतलब हमारे यहाँ थोड़ा गाँव है, इसीलिए थोड़ा प्रोसेस वगैरह लोग जानते नहीं हैं, और मुझे भी मतलब काफ़ी सारी दिक्कत हुए, खास करके मेडिकल वगैरह में जहाँ जो सिग्नेचर रहता है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ। तो वो ये सब करके मेरा मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, और फिर मैंने रवाना दे दिया अपने मतलब गांव से कोलकाता की तरफ। फिर उसके बाद कोलकाता से मैंने हैदराबाद का फ़्लाइट ले लिया, और मैं पहुंच गया 6 तारीख को। मतलब जब टाइम था टाइमली पहुंच गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे, टीए भी, मतलब टीए का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन होना था, इंस्पेक्टर लोगों का भी उसी दिन होना था, और शायद 2020 या फिर 21 वाले एमटीएस से जो हवलदार बनते हैं उनका भी शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन था। मतलब एक ही दिन में हैदराबाद CGST जोन में सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 2022 बैच का, और हवलदार का शायद पिछले बैच का था, क्योंकि 2022 का तो रिजल्ट अभी आया है, उसका तो मतलब अभी एलोकेशन वगैरह हुआ नहीं है। तो ये सब लोगों का था। तो हम लोग पहुंच गए, मतलब 10 बजे हमारा टाइमिंग था, तो 10 बजे से पहले ही पहुंच गए। और फिर हैदराबाद का मतलब जो प्रिंसिपल कमिश्नरेट है, जो कि बशीरबाग में लोकेटेड है GST भवन में, वहाँ पे मतलब 3rd फ्लोर में हम चले गए। वहाँ पे एक मीटिंग हॉल है, वहाँ पे जाके हम लोगों को वेट करने के लिए बोला गया। फिर जैसे ही 10 बजे उसके बाद सर मैडम वगैरह आए, और उन्होंने हमें 2 पेज पकड़ा दिया। एक पेज में लिखा हुआ था कि ये ऐसे ऐसे करके आपको अरेंज करने हैं। जैसे कि पहले आपको अटेस्टेशन फॉर्म देना है, उसके मतलब अटेस्टेशन फॉर्म भी हमको 4 बार मतलब फिल करने को बोला गया था। किसी किसी जोन में ये 3 बार करने को बोला जाता है, और ड्यूली हैंड रिटन ही 3 बार होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बार फिल करो और बाकी का फोटो कॉपी करवा के लेके जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। अगर 3 बार मेंशन है तो 3 बार ही पूरा ही हैंड रिटन होना चाहिए। हमारे यहाँ पे 4 बार मेंशन था, तो हमको 4 बार मतलब लिख के लेके जाना पड़ा था। तो ऐसे करके 4 अटेस्टेशन फॉर्म, उसके बाद आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के फ़ोटो कॉपीज़ 2 कॉपी करके हम लोगों के वहाँ पे मेंशन था। तो उसके बाद जो वो वगैरह होता है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह हो गया, और मेडिकल वगैरह का तो एक ही मतलब शीट रहता है, वो तो कोई इशू नहीं है। और फ़ोटोज़ काफ़ी सारे चाहिए होते हैं, 5 फ़ोटोज़ हमारे वहाँ पे लगे थे। और हाँ, एक बात बता दूँ, अटेस्टेशन फॉर्म में जो फ़ोटो लगता है, मतलब वहाँ पे देखना आप, एक काफ़ी बड़ा जगह दिया होता है। हमारे वहाँ पे मेंशन था कि 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर का आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो अगर आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी वहाँ पे लगाते हो तो भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन एक बात आपको बता दूँ कि आप जो सिग्नेचर करोगे, वहाँ पे फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर करना रहता है, तो आप जो सिग्नेचर करोगे वो सिग्नेचर थोड़ा फ़ोटो के ऊपर और थोड़ा फ़ोटो के नीचे रहना चाहिए। मतलब थोड़ा ब्लैंक स्पेस पे रहना चाहिए और थोड़ा फ़ोटो के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। मैं अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे एक मतलब आपको एग्जांपल दिखा दूंगा बगल में। तो ऐसे करके देना होता है, और एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ भी आपको ले जाना पड़ेगा। वहाँ पे मेंशन रहता है। हमारे यहाँ पे 4 फ़ोटोज़ मेंशन थे, लेकिन उन्होंने 5 लिया टोटल। तो हम तो ज़्यादा ही लेके गए थे, हर कोई ज़्यादा ही लेके जाता है मतलब। और वो फ़ोटोज़ वगैरह पासपोर्ट साइज़ ही वो लोग लेते हैं, 5x7 वो लोग नहीं देते हैं, वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ ही लेते हैं। तो आप अगर 5x7 नहीं लगाना चाहते अटेस्टेशन फॉर्म में भी तो भी ठीक है, अगर 5x7 भी लगाया तो भी ठीक है। लेकिन जो फ़ोटोज़ वो लोग जमा लेते हैं वो ज़्यादातर पासपोर्ट ही लेते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो पासपोर्ट ही लिया। शायद और कोई जोन में अलग हो सकता है, उतना मुझे नहीं मालूम। तो ऐसा करके रहता है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूँ कि कई जोन्स में ऐसा भी होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है मेडिकल जोन खुद से करवाता है। ऐसा भी कहीं पे होता है, ठीक है। जैसे कि जयपुर रीजन का सबसे पहले एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का DV हुआ था, ठीक है। तो उनका क्या था, उनको मेडिकल खुद से करवाना नहीं था, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह का खुद से करवाना नहीं था, वो जोन अपने आप करवाया। मतलब आप पहुँचोगे, एक दिन आपका मेडिकल के लिए अलॉटेड है और दूसरे दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऐसे करके उन लोगों का था। तो आप जिस जोन में सिलेक्टेड हो रहे हो ये उसके ऊपर है कि उसके कॉल लेटर में क्या लिखा रहता है। अगर लिखा हुआ ये है कि आपको 2 दिन अपेयर होना है, एक दिन मेडिकल के लिए और एक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ऐसे होगा। हमारे में एक दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और हमको मेडिकल खुद से बनवा के लेके जाना था, तो इसीलिए मतलब हम लोग ऐसे गए। तो इसके बाद अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। 10 बजे के करीब हमको 2 फॉर्म मिला। तो एक फॉर्म में तो वो मेंशन था कि ऐसे ऐसे करके आपको अरेंज करना है, मतलब सीरियली लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे करके आपको सीरियली अरेंज करना है। तो वो हमने अरेंज किया। और दूसरा एक फॉर्म दिया हुआ था, ये अलग अलग होता है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का अलग, टैक्स असिस्टेंट का अलग, इंस्पेक्टर का अलग। उसमें आपको मतलब जोन सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि हैदराबाद एक जोन है, ठीक है। हैदराबाद का जो GST दायरा है वो आंध्रा का भी मतलब कॉमन कैडर है। हैदराबाद और विशाखापत्तनम, मतलब हैदराबाद तो तेलंगाना में है और विशाखापत्तनम आंध्रा में है।
तो इन दोनों का कॉमन कैडर का प्रिंसिपल कमिश्नरेट जो है वो हैदराबाद में ही सिचुएटेड है। तो इसीलिए वहाँ पे एक आपको अलग से हम लोगों को फॉर्म मिला जिसमें आपको चूज़ करना है कि आपको वाइजैक जोन चाहिए या फिर हैदराबाद जोन चाहिए। तो और वहाँ पे रीज़न भी देना पड़ता है और वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करके फ़ोन नंबर वगैरह डालना पड़ता है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब वगैरह डालना पड़ता है आपको। तो वो हमने कर लिया फिलअप। और जो पहला वाला फॉर्म हमने बोला कि ऐसे करके सीरियली अरेंज करना है, वहाँ पे टिक अनटिक का ऑप्शन होता है। तो वो टिक अनटिक करेंगे जो आपका डीवी करेंगे, मतलब जो ऑफिसर वगैरह या फिर जो वहाँ पे लोग रहते हैं जो आपका डीवी करेंगे, वो जब चेक करेंगे वो चेक करके वो टिक या फिर अनटिक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा डीवी करीबन 11 बजे के करीब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का डीवी स्टार्ट हो गया। मतलब पैरेलली चल रहा था, एक तरफ इंस्पेक्टर लोगों का चल रहा था, मतलब हम एक ही हॉल में बैठे हुए थे, एक तरफ कंप्यूटर में 2 लोग बैठे हुए थे जो लोग इंस्पेक्टर और टीए वगैरह का ले रहे थे डीवी, और एक तरफ कंप्यूटर में 2 लोग बैठे हुए थे, वो 2 लोग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का ले रहे थे। तो एक एक करके स्टार्ट हो गया सबका, धीरे धीरे होने लगा। मेरा 5th नंबर पे था शायद, 4th या फिर 5th नंबर पे मेरा बारी आया। मैं गया वहाँ पे और जैसे करके उन्होंने अरेंज करने बोला था, मैंने वैसे करके ही डॉक्यूमेंट उनको सबमिट कर दिया। उसके बाद आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लोग चेक करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल में है भी या नहीं। तो इसमें क्या क्या चेक होता है, सबसे पहले आप लोगों का लगेगा 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद मतलब 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मैचिंग होना चाहिए जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उससे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्ट सेम डेट ऑफ बर्थ आपका 10th के सर्टिफिकेट में होना चाहिए, और कोई वैलिड नहीं है, सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट ही वो लोग मांगेंगे, ठीक है। तो ये एकदम मतलब इसके बारे में आप लोग कोई एकदम मतलब गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर ये मिसमैच हुआ तो आप तुरंत उसी वक्त आपका डीवी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह वो लोग लेते हैं, मतलब ओरिजिनल लेते हैं, मतलब वो लोग चेक करते हैं एक बार कि हाँ ओरिजिनल का ही फोटोकॉपी आपने सबमिट किया है या नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद आपके कॉलेज के जो मार्कशीट रहते हैं सारे सेमिस्टर्स के, ठीक है। अगर मतलब आप लोगों का अलग अलग हो सकता है। मैंने तो जैसे बीएससी ऑनर्स किया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में 6 सेमिस्टर्स होते हैं, तो 6 सेमिस्टर्स के मार्कशीट के फोटोकॉपीज़ ओरिजिनल भी वो लोग एक बार चेक करेंगे और फोटोकॉपीज़ वो लोग ले लेंगे। और उसके बाद आपका डिग्री सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी कभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स का इशू होता है। मेरा भी इशू हुआ था कि मेरे पास ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं था। मेरा जो यूनिवर्सिटी है उसने अभी तक मतलब प्रेजेंट डे तक अभी तक उन्होंने हमारा जो बैच है उसका अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला जो होता है वो इशू नहीं किया था, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट हम लोगों के पास था, ठीक है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैंने वहाँ पे प्रोड्यूस किया, तो डीवी के टाइम पे उन्होंने बोला कि ठीक है आपका प्रोविजनल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आपको जब आपका डिग्री आ जाए तुरंत आपको सबमिट करना होगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो ऐसे करके हो गया। मेरा मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउट था। मैं जब घर से जा रहा था तो मेरे मन में मतलब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी था कि इसके कारण मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो ऐसे केसेस में यूजुअली मतलब वहाँ पे अगर लोग सपोर्टिव है, अगर वो लोग समझते हैं कि ऐसे कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत देर लग जाते हैं, तो आपका इजीली प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो लोग अंडरटेकिंग कर देते हैं, मतलब कहीं पे क्या करते हैं कि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो हम आपको 1 महीने का वक्त देते हैं या फिर 3 हफ्ते का वक्त देते हैं, ऐसा ही करते हैं। मतलब 3 हफ्ते या फिर 1 महीने का ही वो लोग वक्त देते हैं कि आप डिग्री सर्टिफिकेट लेकर आओ, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब आपको फिर लाना पड़ेगा अरेंज करके 1 महीने के अंदर। तो अगर आप कन्विंस कर पाओ कि 1 महीने के अंदर तो नहीं हो सकता, तो अगर वो लोग कन्विंस हो जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे कन्विंस करने के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो लोग कन्विंस हो जाएंगे, अगर उनको आप कन्विंस कर पाओ कि सर और मैडम यहाँ पे मतलब अवेलेबल नहीं होगा 1 महीने में, तो वो लोग ग्रांट कर भी देते हैं। मेरे में तो ग्रांट कर दिया, मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह कोई इशू नहीं। और जिनके पास ओरिजिनल है वो तो मतलब बल्ले बल्ले हैं, उनका कोई इशू नहीं होने वाला। तो ये सब वो देख लेता है। और उसके बाद आता है कि वहाँ पे एक कंप्यूटर रहता है, ठीक है। कंप्यूटर में वो डेटा एंट्री कर रहे होते हैं कि आपका जो डॉसियर रहता है, मतलब एसएससी के तरफ से जो डॉक्यूमेंट आपका रिसीव होता है डिपार्टमेंट में, उसके साथ वो लोग मैच करते हैं सब कुछ, ठीक है। कोई जोन में वो लोग उतना मैच नहीं करते, जो आप बोल रहे हो वही लिख देता है, लेकिन कोई जोन में मैच करते हैं। जैसे कि हैदराबाद में डॉसियर से पूरा एकदम मैच किया, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या नेम वगैरह है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या वहाँ पे मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर लगता है, मैट्रिकुलेशन आपने किस साल पास किया वो भी लगता है, ये सब लगता है।
तो ऐसे करके आपका मतलब कॉलेज वगैरह का जो सर्टिफिकेट रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा, आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म में लिखे हुए हैं उनके सारे के ही मतलब जो प्रूफ है वो लोग एक बार ओरिजिनल में चेक करेंगे और फोटोकॉपी वो मतलब रख लेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 सेट करके फोटोकॉपी करवाने को बोला गया था, तो जिस जोन में जैसा रहेगा उस जोन में आपको वैसा करना पड़ेगा। वहाँ पे रिटर्न रहता है सब कुछ, मतलब कॉल लेटर जो आता है रिसीव होता है उसमें सब कुछ रिटर्न रहता है। ठीक है, उसके बाद आपके आईडी वगैरह मतलब जो आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड अगर है अवेलेबल तो उसका एक बार ओरिजिनल चेक करेंगे और जेरोक्स कॉपी वो लोग ले लेंगे या फिर फोटोकॉपी वो लोग ले लेंगे। हो गया ये करके मतलब आपको फिर बैठे रहना पड़ेगा, वो डेटा एंट्री कर रहे होंगे। डेटा एंट्री करने के बाद आपका मतलब एक बार वो लोग मतलब एक पेज देते हैं, डेटा एंट्री हो जाने के बाद वो प्रिंट हो जाता है। उसके बाद आपको वो देते हैं कि यहाँ पे कोई मतलब एरर वगैरह है या नहीं, आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो तब आप खास करके ध्यान रखना कभी, क्योंकि वो भी ह्यूमन है तो उनके हाथ से कोई मतलब स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गया ये सब आप चेक कर लेना, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट रहेगा, वो जो एक PDF वगैरह आएगा, सॉरी PDF नहीं, वो जो एक प्रिंट होके आएगा जो, वही आपका आइडेंटिटी है गवर्नमेंट के ऑफिस में। ठीक है, वही आपका आइडेंटिटी रहेगा, उसी के रिगार्डिंग आपका सब कुछ बाकी जो प्रोसेस होगा, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह या फिर उसके बाद आपका जो सर्विस बुक वगैरह बनेगा, ये सब उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप एक बार स्पेलिंग वगैरह और आपके कॉलेज का जो रोल नंबर रहता है, कॉलेज का रोल नंबर और कॉलेज पासिंग ईयर या फिर ऐसा कुछ जो रहता है वो एक बार गो थ्रू अच्छे से कर लेना। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो तो आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, तब तो कास्ट सर्टिफिकेट का क्रूशियल डेट वेट वो भी मेंशन करते हैं वो लोग। तो ये सब कास्ट सर्टिफिकेट वाला आप थोड़ा मतलब किसी और से पता कर लीजिएगा, मुझे उतना मालूम नहीं है, जितना मालूम है मुझे मैं उतना बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ये सब हो गया, आपने चेक कर लिया। एक बार चेक करने के बाद वो बोलेंगे कि एक पिक्चर आप फिर से दो, मतलब 4 फोटो तो वो लोग लेंगे ही, पासपोर्ट साइज़ वाला फ़ोटो वो लोग ने ले लिया, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आया अभी वहाँ पे आपको चिपकाना है, वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है अपना, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना है। जैसा आप एकदम जैसे आप वो करते हैं ना कमीशन कॉपी पे आप जो सिग्नेचर और लेफ्ट थंब वगैरह देते हो, ठीक वैसा ही आपको फिर से एक बार यहाँ पे करना पड़ेगा, एक वो वाले डॉक्यूमेंट पे, और एक सेपरेट एक कागज़ होता है जहाँ पे सबका ही नाम लिखा हुआ होता है कि आप DV के दिन प्रेजेंट थे या नहीं, वहाँ पे भी आपका सिग्नेचर होता है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वगैरह लिया जाता है। ठीक है, ये सब करने के बाद वो एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं या नहीं। बस यही हो गया उनका DV। तो जो लोग भी पहले DV करवाए हुए हैं, मतलब 2020-21 या फिर उससे पहले SSC का जिस लोगों ने DV करवाया हुआ है, मैंने जितना सुना कि ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीडियर है, कुछ भी मतलब अलग से नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं है अभी, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया, ये सब अगर आपके पास उस दिन नहीं है अवेलेबल, तो वो लोग शायद एक लेटर वगैरह लिखते हैं, मतलब अंडरटेकिंग उसको बोलते हैं, और वहाँ पे मेंशन रहता है कि इतने दिनों के अंदर मैं सबमिट करने का वादा करता हूँ। ऐसे करके आपको वहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा और वो फिर जमा ले लेंगे वो लोग। और अगर मतलब हमारे यहाँ पे जो मतलब हैदराबाद में जो मैडम थे सुपरिटेंडेंट, जो सब कुछ सुपरवाइज़ कर रहे थे, वो बहुत ही मतलब बहुत एक एक चीज़ वो बहुत अच्छे से देख रहे थे। तो वो लास्ट में सबका ही मतलब देख लेते हैं एक बार कि किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है या फिर कोई मतलब इशू तो नहीं है। जैसे कि एक वहाँ पे था जिन्होंने शायद वो जो रहता है 2018 से 2023 वाला, वो शायद उन्होंने फिल नहीं किया था, तो उनको फिर बाद में दिया गया कि आप ये फिल करो, अगर आप घर पे रहे हो तो घर का ही एड्रेस फिल कर दो, ऐसे करके उनको बोला गया था। और एक मतलब स्टूडेंट का, एक एस्पिरेंट का मतलब ऐसा था कि उनका मेडिकल सर्टिफिकेट ठीक से नहीं बना हुआ था, तो उनको फिर अंडरटेकिंग दे दिया और उन्होंने फिर बनवा के सबमिट कर दिया और उसी दिन उनका भी हो गया। तो ऐसे करके सबका जब मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका जब हो गया, तब जाके हमको छुट्टी मिला। मतलब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शायद 12:30 के करीब हो गया था, तो तब मुझे बोला कि आप अभी वेट कीजिए। तो वही मीटिंग हॉल पे हम लोग वेट करने लगे और वहाँ पे बातचीत हो रहा था, मतलब पीछे सामने वो लोग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे ऑफिसर वगैरह, और हम इधर पीछे बैठे हुए थे, मतलब बातचीत कर रहे थे एक दूसरे से। फिर लंच टाइम हुआ, लंच टाइम में हमने वहाँ कैंटीन से ही मतलब खाना खाया, और उसके बाद लंच के बाद फिर से DV का प्रोसेस स्टार्ट हो गया उनका। और फिर सबका जब DV कंप्लीट हो गया, मतलब सारे EAS का जब DV कंप्लीट हो गया, उसके बाद सबको एक बार मतलब अटेंडेंस लिया सबका कि सब लोग प्रेजेंट है या नहीं, उसके बाद हमें मतलब छुट्टी दे दिया गया। ठीक है, तो यही रहता है पूरा प्रोसेस। मतलब डिपार्टमेंटल DV कैसा होता है, अगर एक सेंटेंस में बोलूँ
तो एकदम एसएससी के जैसा ही होता है। मैंने यूट्यूब में सर्च किया था बहुत पहले कि ऐसा कोई मतलब मिल जाए, लेकिन मुझे मिला नहीं था, मतलब एसएससी डिपार्टमेंटल डीवी के रिगार्डिंग कोई वीडियो मिला नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जब अपना कंप्लीट प्रोसेस कर लूँगा एक बार, तो उसके बाद एक बार मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि बहुत सारे लोगों को मतलब पता चल जाए, क्योंकि इसके बाद तो पीएएसए का भी शायद डीवी है, मतलब 2022 वाले और भी बहुत मतलब लोग डिपार्टमेंटल डीवी में अपेयर होने वाले हैं। तो उनके लिए ये एक बेनिफिट रहेगा कि उनके लिए एक रेफरेंस रहेगा कि कैसे क्या करना है और वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे आपका बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहता है, कुछ भी इशू नहीं होता है। इंस्पेक्टर लोगों का शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उन लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा लगा। मतलब पहले जो भैया थे इंस्पेक्टर में गए हुए, उनको उनका डीवी में टोटल 1 घंटा लगा, ठीक है। मतलब 11 बजे से स्टार्ट हुआ, उनका डीवी चला 12 बजे तक, ठीक है। और तब तक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में 3 लोगों का डीवी हो गया था, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के हर एक बंदे का डीवी करने में अराउंड 20 मिनट्स करके लग रहे थे। मेरे में भी मतलब 15 से 20 मिनट ही लगे। अच्छा, एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई स्पेलिंग मिस्टेक गलत था या फिर कुछ भी गलत था, ऐसा करके कुछ भी था, तो आप ज़रूर से ज़रूर एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है। आपके नाम का, आपके फादर्स नेम का, आपके मदर्स नेम का, ऐसे करके मतलब जो नेम वगैरह होते हैं उनमें अगर कोई इशू है आपका कि एप्लीकेशन फॉर्म डालते समय कुछ मिस्टेक था, मतलब आपने कोई मिस्टेक कर दिया था लेकिन उसको आप सुधारना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। हाँ, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और वो तो ज़्यादातर केसेस में एफिडेविट ही मतलब चलता है, तो वो आप लेके जाइए। जैसे कि मेरे मदर के नेम में मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था, मेरे मदर के नेम में एक सरनेम डाला था एप्लीकेशन फॉर्म में, और अभी जो आधार कार्ड पे मेरे मम्मी का नाम है वहाँ पे 2 सरनेम है, मतलब शादी के पहले का और शादी के बाद का। तो वो मैंने बोला, तो उन्होंने पहले बोला कि नहीं, आपको कोई मतलब कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने पूछा कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स में मम्मी का नाम मेंशन है, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट। तो मैंने बोला नहीं, हमारे बोर्ड में नहीं होता, वेस्ट बंगाल में नहीं होता है, सिर्फ फादर्स का नेम रहता है। तो उन्होंने बोला कि फिर तो ठीक है, फिर तो अगर आप चेंज ना भी करवाओगे तो भी ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैम, चेंज कर दीजिए, बाद में तो मतलब बाद में जब एनपीएस वगैरह बनता है, तब आपका सर्विस बुक वगैरह बनता है, तब तो आपका मतलब चाहिए ही होता है वो सब कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, उनका आधार कार्ड का डिटेल्स ऐसा चाहिए होता है। तो मैंने बोला कि बाद में तो चाहिए ही होगा, मैं साथ लेकर आया हूँ एफिडेविट, आप एडिट कर दीजिए। तो वहाँ पे एडिट हो जाता है, मतलब ऐसा कोई माइनर मिस्टेक्स अगर होगा, आप एफिडेविट बनवा के लेके जाओगे, वो उसका फोटो भी ले लेंगे और मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये इशू भी मतलब फेस किया था, तो मैंने दे दिया। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया कि ये मतलब जो डीवी करवा रहे हैं उनके ऊपर है, अगर वो अच्छे हैं, वो समझने वाले लोग हैं, वो स्टबर्न नहीं है कि नहीं चाहिए ही चाहिए, तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आप सेफ साइड मान के चलो कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ही है। आप प्रोविजनल भी नहीं लेके गए हो तो फिर आपको शायद दिक्कत हो सकता है। मेरे पास तो प्रोविजनल था, मेरा तो ग्रेजुएशन बहुत पहले हुआ है, लेकिन मेरे यूनिवर्सिटी ने अभी डिग्री सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला नहीं दिया है, मतलब उनका कॉन्वोकेशन वगैरह नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने मतलब नहीं दिया है हम लोगों को, तो इसीलिए मुझे नहीं मिल पाया है। शायद इस साल मिल जाएगा जितना मुझे मालूम है, तो देखते हैं अभी। तो प्रोविजनल मेरा एक्सेप्ट हो गया था, तो इसको लेके मतलब बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ना कोई वीडियो नहीं है। और जितना मुझे मतलब मालूम चला, ये जोन के उस ऑफिसर के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि जब एसएससी लेता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखते ही वो लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन अभी आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट में डीवी के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे थोड़े नियम मतलब अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे वहाँ पे एक्सेप्ट किया, सारे ऑफिस में एक्सेप्ट ना भी करे शायद, ठीक है, ये आपको देख लेना है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस एकदम, कि कैसे करके एटेस्टेशन फॉर्म वगैरह फिल करना है और कैसे करके आपको डिपार्टमेंट में डीवी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मतलब सिंपल ही प्रोसेस है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आपके पास पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आपका तो उसी दिन हो गया, और अगर कोई 1-2 डॉक्यूमेंट आपका छूट गया है तो उसके लिए आपको अंडरटेकिंग वो लोग कर देंगे, और आपको एक टाइम दिया जाएगा कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या फिर 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना ही वो लोग देते हैं शायद, तो जितना मुझे मालूम है। तो ऐसे करके आपको कर देना होगा। फिर जैसे कि 1-2 लोगों का अगर मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग टाइम से मतलब नहीं कर ले पाओगे आप, तो वहाँ पे वो लोग अंडरटेकिंग दे देते हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर या फिर 2 हफ्ते के अंदर जमा करवाओ, या फिर अगर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ज्वाइनिंग के टाइम पे भी दे सकते हो आप, तो वो उनके मर्जी के ऊपर है, क्योंकि वो एक लेटर रहता है, एक फॉर्मेट रहता है, ठीक है। उस पर मतलब आपको आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हो वहाँ के प्रिंसिपल कमिश्नरेट को कि सर मैं ये प्रोड्यूस नहीं कर पाया आज, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो ऐसा मेंशन रहता है। वो फॉर्मेट आपको पकड़ा देंगे, उसके ऊपर आपको साइन करना है बस, और वो जमा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके, क्योंकि हमारे में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में एक बंदे का ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे ये मालूम पड़ा, ठीक है। तो यही है पूरा डिपार्टमेंटल डीवी का प्रोसेस वगैरह।
मतलब सिंपल ही है, कुछ उतना दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो सब कुछ सही है। और हाँ, खास ध्यान आपको ये रखना है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो जो क्रूशियल डेट एसएससी के नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है उसके पहले का होना चाहिए। एक ये बात आपको मेंशन मतलब ध्यान में रखना है बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एप्लीकेशन फॉर्म में जो डाला हुआ है आपके 10th के सर्टिफिकेट में वो ही होना चाहिए, वरना आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये दोनों बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। बाकी सारे तो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं, ये सब मतलब हो जाता है। और अगर 10th वगैरह का नेम वेम में दिक्कत वगैरह है तो अगर आपने तो इतने दिनों तक मतलब करवा ही लिया होगा, अगर नहीं भी है तो एफिडेविट से काम चलता है। यहाँ पे एफिडेविट से सब कुछ होता है, मतलब मैंने होते हुए देखा। मेरे मम्मी के नाम पे, मेरे नाम पे कोई इशू नहीं था, फादर्स नेम पे भी नहीं था, मम्मी के नाम पे था थोड़ा, तो वो हो गया। ठीक है, तो बस वीडियो में इतना ही है। मतलब काफ़ी लंबा ही वीडियो हुआ ये, लेकिन मैंने आपको पूरा मतलब प्रोसेस समझा दिया कि कैसे करके क्या कुछ होता है। हाँ, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जब ये हो जाता है कंप्लीट, आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको तुरंत ऑफर लेटर नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब कोई जोन में शायद तुरंत ऑफर लेटर दे देते हैं वो लोग, लेकिन ज़्यादातर जोन्स में मैंने यही सुना है कि 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के अंदर वो लोग ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको सेंड कर देंगे। आपके मतलब चिट्ठी में भी आएगा, बाई पोस्ट भी एक आएगा, और शायद मेल में भी आता है। मेल वाला मुझे एकदम 100% श्योरिटी नहीं है, शायद दोनों ही आते हैं, लेकिन बाई पोस्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और वहाँ पे फिर मेंशन रहता है कि आपको इस डेट से पहले ज्वाइन करना है, और आप एक्सटेंशन वगैरह भी ले सकते हो। मतलब शायद मैक्सिमम 2 या 3 महीने का एक्सटेंशन मैक्सिमम मिलता है, मतलब पहले नहीं मिलता, पहले 1 महीने के ही आपको एक्सटेंशन मिलता है। मतलब जिस डेट पे आपको ज्वाइन करने को बोला गया है, जैसे कि पकड़ लो कि हमारा अगर ऑफर लेटर जो है वो हमें रिसीव होता है 20 सितंबर को। ठीक है, तो फिर वहाँ पे मेंशन रहेगा कि 20 अक्टूबर से पहले आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, और अगर आपको एक्सटेंशन लेना है तो फिर उनको एक मेल भेजना पड़ेगा, रीज़न प्रॉपर वगैरह देके कि इतने दिन का मुझे एक्सटेंशन चाहिए, जैसे कि 15 दिन हो गए या फिर 1 महीना हो गया। 1 महीना का जनरली ईजिली एक्सेप्ट हो जाता है, उससे ज़्यादा का शायद मतलब वो लोग थोड़ा इशू कर सकते हैं कि 2 महीने का आपने मांगा लेकिन उन्होंने दिया 1 महीने का ही, ऐसा हो सकता है। 1 महीने का इजीली एक्सटेंशन मिल जाता है ज़्यादातर केसेस में, जितने मैंने सुने हैं। मैंने देखे भी है लोगों के कि एक्सटेंशन उनको मिला है, हैदराबाद का ही मतलब मिला है, ऐसे करके मैंने देखा हुआ है एग्जाम्पल्स, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यही रहा पूरा प्रोसेस डिपार्टमेंटल डीवी का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मतलब जेन्युइनली हेल्पफुल लगा होगा और रेलिवेंट भी लगा होगा। देखो, ज़्यादातर जोन्स का ऐसा ही रहेगा। मैंने अदर जोन्स का जो मतलब क्राइटेरिया रह सकता है वो मैंने आपको बोल दिया कि किसी जोन में एसडीएम का सिग्नेचर अटेस्टेशन मैंडेटरी रहता है, किसी जोन में 2 या 3 साल के लिए पहचान में होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी रहता है, और किसी जोन में मेडिकल जोन खुद करवाता है। ऐसे करके एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस इतना ही रहेगा। और कहीं पे 3 बार अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करने बोलेंगे, कहीं पे 2 बार, कहीं पे 4 बार। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको मतलब कॉपी करना है बस, एक बार अच्छे से फिल कर लेना है, उसके बाद उसको छाप देना है बस। ठीक है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मतलब ऐसा नहीं करना है कि कोई इन्फॉर्मेशन आप छोड़ दें। मतलब कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो रहता है, जैसे कि अगर आप करेंटली एम्प्लॉयड हो एंड वहाँ से आप स्विच कर रहे हो, तो ये वगैरह आपको लिखना ही पड़ेगा। मेरा तो फर्स्ट जॉब है इसलिए मुझे ये सब लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही अब, और अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर देख सकते हैं। मैं ज़रूर से ज़रूर आपकी क्वेरी का मतलब जो सॉल्यूशन है वो मैं ढूंढने का कोशिश करूँगा। ठीक है, नमस्कार।